औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। हक़ शुफ़ा के बारे में एक और वीडियो के साथ आज बात करूंगा और आज की वीडियो में हक़ शुफ़ा के बारे में जो 3 तलबें होती हैं उन पर बात होगी। हक़ शुफ़ा की बेसिकली 3 तलबें हैं। तलब से मुराद है शराइत या कंडीशंस कि कौन सी 3 शर्तें या 3 तलबें आपको हक़ शुफ़ा क्लेम करने के लिए पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले है तलब मुवासबत, जंपिंग डिमांड। जंपिंग डिमांड से मुराद है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है, कि आपको कोई बात बताई गई और आपको ऐसे यकदम जंप लगा के आपने उस पर कोई अपना रिएक्शन शो किया। सबसे पहली शर्त है और इसका पूरा आना इंतहाई ज़रूरी है। इसको मैं मज़ीद आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि अगर आप किसी जगह बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, कुछ लोग आपके साथ बैठे हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं। इसी असना में कोई शख्स आता है और आके वहाँ पर आपको ये खबर देता है कि फलां प्रॉपर्टी बेच दी गई है। आप उसको सुनते ही फौरन अपना रिएक्शन शो करते हैं कि वो प्रॉपर्टी कैसे सेल हो गई, वो तो मैंने खरीदनी थी, मैं इतने अरसा से उस आदमी को ये कह रहा था कि ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है, मेरा रास्ता यहाँ से आता है, या मैं इसमें को ऑनर हूँ, या ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है। जो भी आप, चाहे शफी शरीक हैं, शफी खलीत हैं या शफी जार हैं, जिस भी तरह के आप उसमें प्रीएम्प्टर हो सकते हैं, आप फौरन अपनी इंटेंशन शो करें। उधर ही जैसे ही आपको बताया जाता है कि वो प्रॉपर्टी सेल हो गई है, आप फौरन अपनी इंटेंशन शो करें उन गवाहों की मौजूदगी में, ऊंची आवाज में, कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी थी। ये सबसे पहली तलब है। और आपने जब अपनी इंटेंशन शो करनी है तो ऊंची आवाज में शो करनी है, ताकि वहां जो लोग मौजूद हैं वो सारे सुन लें, ताकि अगर आगे आपको कोर्ट जाते हैं तो वहां जब गवाहों की जरूरत हो तो ये लोग जो महफिल में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने आपकी इंटेंशन जो शो की थी, आपने जो अल्फाज बयान किए थे, उनको याद रहें, उन्होंने सुने हों, तो वो आपको आपके हक में शहादत दे सकें। लिहाजा आपने ऊंची आवाज में इंटेंशन शो करनी है। और फिर बेहतर ये होगा कि चूंकि अभी तो आपने जब ये चीज बयान कर दी और अपनी इंटेंशन शो कर दी कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अभी तो आपने इंटेंशन शो कर दी, लेकिन आगे जो तरीकाकार है कि आपने केस फाइल करना है और शहादतों तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि उस टाइम तक ये सारे लोग हो सकता है भूल जाएं या आप खुद भी भूल जाएं। तो बेहतर यह तरीका होगा कि आप उसी टाइम वहां पर जिस वक्त ये खबर आपको दी गई थी, आप वो वक्त लिख लें, जिस शख्स ने आपको आके बताया था कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है उसका नाम लिख लें, जो लोग वहां बैठे हुए थे उनके नाम लिख लें, तारीख कौन सी थी, दिन कौन सा था, महीना कौन सा था, साल कौन सा था, इसके अलावा वक्त क्या था। तो ये तमाम तफसीलात आप उसी टाइम अपने पास लिख कर रख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब इन फ्यूचर आप दावा दायर करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें दुरुस्त तौर पर आप अपने वकील साहब को बता सकेंगे और वो दावा दायर करेंगे। फिर शहादत के वक्त आप उसी से वो सारी चीज़ें रिमाइंड कर लेंगे और गवाहों को भी आप वो चीज़ें दोबारा बता सकते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त ये ऐसे हुआ था। तो ये बेहतर है कि आप लिख रख लें। अब जब आपने पहली तलब आपकी पूरी हो गई, जंपिंग डिमांड जो थी वो हो गई, आके बताया गया आपको और आपने अपनी इंटेंशन शो कर दी। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त है, वो ये है, वो है तलबे अशहाद। अशहाद शहादत से निकला है।
जैसे ही आपने पहली तलब पूरी की, आपने इंटेंशन शो कर दी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस खरीदार को, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको आपने नोटिस जारी करना है। और ये नोटिस जुबानी नहीं होगा, रिटन होगा। रिटन नोटिस आप जारी करेंगे, उसमें प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल्स लिखेंगे कि फलां प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, मेरा उसके साथ ये तल्लक है, मतलब कि तल्लक से मुराद के आप उसमें शफी शरीक हैं, शफी खलीद हैं या शफी जार हैं, ये सारी डिटेल लिखेंगे। और उस नोटिस में उस प्रॉपर्टी की तमाम तफसीलात के साथ आप कहें कि मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूं, और जैसे ही मुझे पता चला, मैंने फलां फलां गवाह की मौजूदगी में फलां वक्त मैंने अपनी इंटेंशन भी शो कर दी थी कि मैं ये खरीदूंगा। जब ये नोटिस आप तहरीर करवा लें, तो उसके बाद आप उस पर अपने साइन भी करें, अंगूठा लगाएं, और गवाहों के भी साइन और अंगूठा वहां पर लगवाकर साथ ये लिखें कि इसकी एक कॉपी मैं पास रख रहा हूं। और इसके अलावा आप उस नोटिस की एक कॉपी करवा के अपने पास रख लें। फिर उसको आपने थ्रू रजिस्टर्ड एडी, रजिस्टर्ड एडी से मुराद है कि आपने जो पोस्ट ऑफिस है उसके जरिए भिजवाना है, आपने किसी कोरियर सर्विस के जरिए नहीं भिजवाना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है उसका रिकॉर्ड आप कल अदालत में भी तलब कर सकेंगे, वो मौजूद होता है, वो ज़ाया नहीं होता। लेकिन कोरियर सर्विस में आपको ये परेशानी होगी कि हो सकता है वो रिकॉर्ड ही ना मिले, लिहाजा आपने पोस्ट ऑफिस के जरिए वो भिजवाना है, और रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू के जरिए भिजवाना है। रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू से मुराद है कि उसको रजिस्ट्री करेंगे उस नोटिस को, तो उसके साथ एक आपको रजिस्टर्ड एडी दिया जाता है, एक छोटा सा कार्ड दिया जाता है, वो उस रजिस्ट्री के साथ लगा के भेजा जाता है। और जब कोई आदमी उस रजिस्ट्री को वसूल करेगा, तो उस कार्ड पर उसके साइन डाकिया लेगा, और वो वापस आपके घर तक आपको मिल जाएगा, वो वापस आपको रिटर्न किया जाएगा। तो वो एक सबूत होता है कि ये जो नोटिस आपने भेजा था वो फलां शख्स ने वसूल कर लिया है। इसको भी आप संभाल के रख लें, क्योंकि जब आप दावा दायर करेंगे तो ये रजिस्टर्ड एडी जो है, ये भी रजिस्ट्री की जो वो रसीद होती है वो भी, और नोटिस की जो आपने कॉपी करवाई थी वो भी उसके साथ लगेगी। ये थी दूसरी तलब कि दूसरी शर्त आपने कौन सी करनी है। तो ये जो नोटिस आप देंगे 2 हफ्ते के अंदर अंदर देंगे। 2 हफ्ते से अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, अगर आप दावा दायर भी करेंगे तो वो खारिज हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी तलब है या तीसरी शर्त है वो है तलबे खुसूमत। आपने पहली तलब भी पूरी की कि आपने अपनी इंटेंशन शो कर दी गवाहों की मौजूदगी में, फिर उसके बाद आपने रिटन लीगल नोटिस भी उस खरीदार को भेज दिया 2 हफ्तों के अंदर अंदर। अब आपके पास 4 महीने का वक्त है। 4 महीने के अंदर अंदर आपने दावा भी दायर करना है। 4 महीने से अगर लेट हो गए तो वो दावा टाइम बार्ड हो जाएगा, उसको आप फाइल तो कर देंगे लेकिन वो खारिज हो जाएगा। और ये 4 महीने कब से स्टार्ट होंगे कि जब से उस आदमी ने, उस खरीदार ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। खरीदने के 4 महीने के अंदर अंदर आपने दावा दायर लाजमी करना है। दावा के साथ आप क्या क्या लगाएंगे? सबसे पहले जो लीगल नोटिस आपने भेजा था वो लगाएंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्री करवाया था वो नोटिस, उसकी रसीद भी साथ लगाएं। फिर जो रजिस्टर्ड एडी आपको वो कार्ड वापस आया था वो भी साथ लगाएं। ये कॉपी साथ लगानी है, ओरिजिनल नहीं लगाना है। इसके अलावा जिस शख्स ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर बजरिया रजिस्ट्री सेल डीड खरीदी है तो उस सेल डीड की कॉपी साथ लगाएं। अगर इंतकाल करवाया है तो उस इंतकाल की कॉपी साथ लगाएं। तो ये सारी चीजें आपने दावे के साथ लाजमी लगानी है। या अगर आपको ये नहीं पता कि उसने रजिस्ट्री करवाई है, या अगर आपको रजिस्ट्री नहीं मिल रही कि उस शख्स ने रजिस्ट्री करवा ली कि नहीं, इंतकाल करवा लिया कि नहीं, लेकिन उसके पास अगर कब्जा भी चला गया है, तो तब भी आप फौरन वो दावा दायर कर दें, आपने डिले नहीं करना। उस सूरत में फिर अगर रजिस्ट्री और इंतकाल आपको नहीं मिल रहा तो आप वो बेशक
चूंकि मिल ही नहीं रहा तो दावे के साथ तो नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी चीजें लगा के आप दावा दायर कर दें। जब आप दावा दायर करेंगे तो अगर तो आपको रजिस्ट्री और इंतकाल वगैरह मिल गया है तो फिर तो आप अपने दावा में लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी कितने में उस शख्स ने खरीदी है। अब आप उसकी वैल्यू लिखेंगे कि इतने रकम के बदले ये प्रॉपर्टी उस फलां शख्स ने खरीद ली है, तो अदालत आपको 1 महीने के अंदर अंदर उस टोटल अमाउंट का 1/3 तीसरा हिस्सा जमा करवाने का हुक्म करेगी, जो कि आपने जमा करवाना है। अगर नहीं करवाएंगे तो वो आपका दावा डिग्री नहीं होगा। आपने लाजमी वो रकम 1 महीने के अंदर अंदर जमा करवानी है और अदालत भी इस पर बाउंड है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये हुक्म देगी कि वो रकम आप 1/3 जो है वो जमा करवाएं। इसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग दूसरों को तंग करने के लिए ये दावा दायर कर देते हैं। तो जब वो रकम जमा करवानी होती है, अगर फर्ज किया 90 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1/3 उसका 30 लाख बनता है, तो जो शख्स फिर वैसे मुकदमाबाजी का शौकीन है तो वो हक शुफा का दावा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसकी अपनी रकम भी अदालत में बाउंड हो जाती है। लेट्स सपोज किसी शख्स ने 30 लाख, मिसाल के तौर पर 90 लाख टोटल अमाउंट थी, तो उसमें से 30 लाख जमा करवा दिए और जब दावा चल पड़ा तो किसी तरीके से उसने वो रकम विड्रॉ करवा ली। लेकिन जब दावा आगे एंड पर पहुंचा तो उससे वकील साहब ने बताया कि आपका दावा उम्मीद है कि ये डिग्री हो जाएगा। उसने वो 1/3 रकम जो पहले ही जमा करवाई थी तो वो निकलवा ली थी, तो अब वो ये सोचता है कि मैं दावा मेरे हक में डिग्री हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी मैं 90 लाख में खरीदूंगा मुझे अदालत की तरफ से मिल जाएगी, तो इसकी तो अब वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो वो फौरन जाता है किसी तरीके से मेल मिलाप करके रकम दोबारा जमा करवा लेता है। अब जब दावा उसके हक में डिग्री हो गया और वो खरीदार जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो डेफिनेटली अब वो 30 लाख जो अदालत में जमा है वो उसने निकलवाने हैं। वो निकलवाने गया तो वो कहता है कि 5 साल पहले ये दावा दायर हुआ था, इसमें ये रकम जमा करवाई गई थी। तो उसको बताया जाता है ये रकम तो अभी 6 महीने पहले जमा करवाई गई है या 2 महीने पहले जमा करवाई गई है। तो अगर वो वापस अदालत में आ जाता है तो इस बेस पर वो दावा जितने भी उसमें ऑर्डर्स हुए हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। लिहाजा अगर आपने रकम जमा करवाई है तो वो किसी सूरत निकलवानी नहीं है जब तक कि फाइनल फैसला ना आ जाए। फाइनल फैसले से मुराद है कि अगर दावा डिग्री हो गया, अपील हुई, उसके बाद आगे किसी और फोरम पर अपील हुई, तो फिर जो फाइनल फैसला है उसकी भी अगर अपील के टाइम गुजर जाने के बाद फिर आपने वो रकम विड्रॉ करवानी है अगर आपके खिलाफ फैसले हो गए। अगर आप पहले निकलवा लेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। इसके बाद जो शहादतों में आपने जो लोग पेश करने हैं, सबसे पहले आपने जो मुद्दई है वो खुद पेश होगा। इसके बाद जिस शख्स ने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है उसे पेश करना है। फिर आपने कम से कम 2 गवाह जिनकी मौजूदगी में आपने ये ऐलान किया था कि ये प्रॉपर्टी, जैसे ही आपको पता चला तो आपने ऐलान किया था कि ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा, कम से कम उनमें से 2 गवाह आपने पेश करने हैं। और आखिर में आपने डाकिया जो आपका नोटिस लेके गया था और उसने उस नोटिस की तामील करवाई थी खरीदार से, आपने उसको भी अदालत में पेश करना है। ये सारे गवाह आप लाजमन अदालत में पेश करेंगे, तब जाके आपके हक में दावा डिग्री हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।